नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं आपका श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं योगेश जहांगीर आज आपके बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र का जो विषय लगता है उस अर्थशास्त्र के विषय के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र के विषय के बारे में चर्चा करने से पहले मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र के बारे में जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं, जो चीज़ें अभी तक इन बच्चों ने नहीं पढ़ी हैं, उन बच्चों के द्वारा किस तरीके से अर्थशास्त्र को पढ़ा जाएगा और आने वाले समय के अंतर्गत उसको और बेहतर जानने का अपने प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र जो है वो अन्य विषयों की तरह एक विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्य और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और उन क्रियाओं के अंतर्गत व्यक्ति विशेष की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अपने बात करते हैं अर्थशास्त्र की विषय की उत्पत्ति के बारे में या अर्थशास्त्र के सामान्य जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र का उद्भव या विकास की अगर अपने बात करें तो प्राचीन काल के अंतर्गत आप लोगों ने नाम सुना होगा चाणक्य या कौटिल्य। जो चाणक्य या कौटिल्य जो थे वो एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। राजनीतिक अर्थशास्त्री उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने राज्य विशेष से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के बारे में रणनीतियाँ तैयार करने का कार्य करते थे। लेकिन बात करें वर्तमान के अंतर्गत आधुनिक अर्थशास्त्री की, तो वर्तमान के अंतर्गत आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। वर्तमान के अंतर्गत एडम स्मिथ को अपने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आज अपने चर्चा करेंगे आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर जो लगता है अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका क्षेत्र, विषय सामग्री और परिभाषा। सबसे पहले बात करेंगे अपने अर्थशास्त्र के अर्थ की। तो अर्थशास्त्र है क्या, उसका अर्थ क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसमें किन शब्दों का समावेश किया गया, उन शब्दों के वास्तविक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं अर्थ की। तो अर्थ की अगर अपने बात करें तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ का संबंध जो लिया गया है वो धन से लिया गया है। किससे लिया गया है? धन से। अब अर्थ का मतलब हो गया धन। और शास्त्र की अगर अपने बात करें तो शास्त्र किसी प्रकार की ऐसी पुस्तक या ऐसी रचयिता होती है कि एक ऐसी रचना होती है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं का, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का समावेश करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने मनुष्य द्वारा जितने भी जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का उस धन के साथ क्या संबंध रहता है, उस संबंधों के अंतर्गत उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाएं कौन सी होती हैं, उन क्रियाओं के बारे में विस्तृत जो अध्ययन अपने करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आप लोगों के उत्पादन के बारे में है, उसके वितरण के बारे में है, इसके विनियोग के बारे में है, इसके उपभोग के बारे में है, इसके सार्वजनिक राजस्व के बारे में है। यानी कहने का मतलब ये सभी जो चीज़ें आप लोगों के दी गई हैं, उत्पादन, वितरण, विनियोग, उपभोग, सार्वजनिक राजस्व, इन सभी का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाएगा? आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। सामान्य जानकारी के लिए मैं नए विद्यार्थियों को बता देना चाहूँगा क्योंकि उत्पादन, वितरण, विनियोग, उपभोग, सार्वजनिक राजस्व ये आने वाली कक्षाओं के अंतर्गत इनके अपने विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत जब अपने प्रारंभ इन चीज़ों का कर रहे हैं तो बेसिक जो जानकारी है वो बेसिक जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करूँगा उत्पादन का। उत्पादन किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत उपयोगिता का सर्जन होता है। जिस प्रकार आपके द्वारा आपके घरों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की वस्तुओं का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उस वस्तुओं के इस्तेमाल के पीछे उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर आप किसी वस्तु विशेष के उपयोग का निर्धारण करते हैं। तो उस उपयोग के निर्धारण के साथ ही आप लोगों के किसी वस्तु विशेष का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। यानी जिन वस्तुओं की बाजार में आवश्यकता होगी उन वस्तुओं की मांग को ध्यान में रखकर उनका क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में सुना होगा कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन अमूमन हमें हमारी किताबों के अंदर 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ने को मिलता है। पहले क्षेत्र की बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र है,
दूसरे की बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरे की अगर अपने बात करें तो तृतीयक क्षेत्र। उत्पादन जो है वो आप लोगों के प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दो क्षेत्र के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर की अपने बात करें तो उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होगा। जिस प्रकार कृषि कार्य के अंतर्गत कृषि उत्पाद जितने भी जो प्राप्त होते हैं, उन कृषि उत्पादों का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप आप लोगों के क्या होता है, कच्चा होता है। वहीं दूसरे अगर अपने बात करें, द्वितीय की अगर अपने बात करें, सेकंड की अगर अपने बात करें, तो इसके अंतर्गत आप लोगों के द्वितीय के अंतर्गत आता है उद्योग धंधे। अब उद्योगों के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से जितना भी जो उत्पाद में प्राप्त होता है, उन प्राप्त उत्पादों का अपने मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका पुनः निर्माण करते हैं। जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, उस प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल को अपने क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, मनुष्य उपयोग के लिए उसका निर्माण करेंगे। तो मनुष्य उपयोग के निर्माण के लिए जिस क्षेत्र का अपने चुनाव करते हैं, वो क्षेत्र आप लोगों के कौन सा होता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत इसका विवरण अपने पढ़ते हैं। तो उत्पादन आप लोगों के मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी दो क्षेत्रों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन किसी वस्तु विशेष की मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये मुख्य रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उत्पादन जो है वो वस्तु विशेष की मांग पर निर्भर करता है। और जिस प्रकार हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का अध्ययन करवाता है। अब धन के अध्ययन के पीछे की जो क्रियाएं हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में अगर अपने बात करें तो उन आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन भी एक क्या होती है, आर्थिक क्रिया होती है। दूसरे की अगर अपने बात करें वितरण की, तो प्राथमिक जो कार्य हमने देखा उत्पादन का, उस उत्पादन के बाद वितरण की अगर अपने बात करें तो वितरण के संदर्भ में आप लोगों के इन आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के बारे में, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उन आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों के बारे में जिस प्रकार मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत व्यक्ति विशेष द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों का वितरण दिया होता है, उनके बारे में बताया गया होता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक किसान है, ये सभी जो हैं वो आप लोगों के इन आर्थिक क्रियाओं के अलग अलग स्वरूपों के अंतर्गत क्या गए हैं, बांटे गए हैं। तीसरी ओर अपने बात करें विनियोग की, तो विनियोग की अगर अपने बात करें तो विनियोग का मतलब होता है किसी चीज़ के इस्तेमाल से, किसी चीज़ के क्या इस्तेमाल से। अब जितना भी जो उत्पादन हमारे द्वारा किया गया, उस उत्पादन का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। और उपयोग की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो इस उपयोग की दृष्टि के अंतर्गत जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के माध्यम से हमें माल जो उत्पादन हमें प्राप्त हुआ था, उस उत्पादन को एक दुकानदार के माध्यम से या किसी बाजार के माध्यम से एक उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब उपभोक्ता तक पहुंचाने के जो कार्य अगर अपने बात करें तो उसमें क्या आएगा, आप लोगों के विनियोग के बारे में चर्चा की जाएगी। अब चौथा जो टॉपिक दिया गया, उपभोग दिया गया। उपभोग की अगर अपने बात करें तो उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु विशेष के अंतर्गत वह गुण जो व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूरा करने का कार्य करती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके उपभोग। उपभोग का मतलब सामान्य अर्थों की बात करें, उपभोग का मतलब होता है किसी वस्तु विशेष का इस्तेमाल, और किसी वस्तु विशेष के इस्तेमाल के पीछे का कारण होता है उसकी उपयोगिता। अगर किसी वस्तु विशेष की उपयोगिता नहीं है तब तक आप किसी वस्तु विशेष का उपभोग नहीं करेंगे। तो उपभोग भी क्या है, आप लोगों के एक आर्थिक क्रिया है, इसलिए इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में इसको रखा गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक राजस्व की बात करें, अब सरकार जन कल्याण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारंभ करती है। अब उन कार्यक्रमों के संचालन के लिए सरकार को राजस्व की आवश्यकता होती है। अब सरकार उन राजस्वों को किन तरीके से इकट्ठा करता है, उस समस्त जानकारियों का अध्ययन हम किस में करेंगे, सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत करेंगे। जिस प्रकार आपने पढ़ा हुआ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी सीधा कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सार्वजनिक राजस्व के अंतर्गत आती हैं। और ये सभी जो समस्त जो क्रियाएं हैं, चाहे उत्पादन की हो, चाहे वितरण की हो, चाहे विनियोग की हो, चाहे आपके उपभोग की हो, चाहे आपके सार्वजनिक राजस्व की हो, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत समाहित है। और आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत समाहित होने के कारण इसे अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। अब बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र की। जिस प्रकार किसी विषय वस्तु के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उस विषय वस्तु के अंतर्गत उसका कुछ निर्धारित क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संदर्भ में इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में।
सबसे पहले बात करते हैं अपने विज्ञान और दूसरा आप लोगों के कला। विज्ञान वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, जबकि कला जो है वो किसी प्रकार के कार्य के अंतर्गत किसी प्रकार के विशिष्ट गुण का सर्जन करना होता है। जिस प्रकार एक कुम्हार द्वारा किसी बर्तन का निर्माण है, वो उसकी क्या है? कला है। कला के अंतर्गत क्या होगा? यानी किसी व्यक्ति विशेष के जो प्रतिभा है, जो उसके अंतर्गत किसी कार्य करने की जो क्षमता है, वो क्षमता आप लोगों के किसके अंतर्गत आएगी? कला के अंतर्गत आएगी। विज्ञान वास्तविकता से जुड़ा होता है और वास्तविकता के अंतर्गत आप लोगों के विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो वास्तविक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान की अगर अपने बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आंकड़ों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? आंकड़ों को। आंकड़ों के अंतर्गत जो प्रश्न बनता है भी, इसके अंतर्गत हमें किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो वो है क्या है भी। किसी भी प्रकार के क्षेत्र के बारे में जब अपने अध्ययन करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों की परिचर्चा जो अपने करते हैं, तो उनके अंतर्गत जो आंकड़े हमने प्राप्त किए हैं, उन आंकड़ों का स्वरूप कैसा है, वो क्या है, इनकी चर्चा अपने किस में करते हैं? वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जबकि बात करूं मैं आदर्श विज्ञान की, तो आदर्श विज्ञान के अंतर्गत परिणामों को ध्यान में रखकर, यानी किसी कार्य के बाद जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। क्या होना चाहिए, यानी किस तरीके से किसी कार्य को और बेहतर किया जा सकता है, वो चीज़ें किसके अंतर्गत आएगी? आप लोगों के आदर्श विज्ञान के अंतर्गत आएगी। तो विज्ञान की दो शाखाएं, वास्तविक विज्ञान और एक आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान की अगर अपने बात करें तो जिसमें अपने आंकड़ों के बारे में चर्चा करते हैं, यानी रियलिटी से संबंधित होते हैं, और इनके अंतर्गत जितने भी जो चीज़ें अपने पढ़ते हैं, जो भी आंकड़े हमें सांख्यिकी जिसके अंतर्गत अपने आता है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत चाहे वो आपकी जनसंख्या हो, चाहे आपका लिंगानुपात हो, चाहे आपकी प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे आपकी राष्ट्रीय आय हो, वो सारी चीज़ें आंकड़ों के अंतर्गत आती है। और आंकड़े का जो स्वरूप है, जो जिस प्रश्न के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे, वो प्रश्न क्या होता है? क्या है भी, क्या है वास्तविक आंकड़े, क्या है राष्ट्रीय आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत जुड़ी होती हैं। जबकि आदर्श जो विज्ञान है, आदर्श विज्ञान परिणामों के बारे में चर्चा करता है कि किसी कार्य को जब किया जाएगा तो उसके अंतर्गत जो में परिणाम जो प्राप्त हो रहे हैं, वो परिणाम सही हैं या गलत हैं, उनकी परिचर्चा क्या होना चाहिए के अंतर्गत की जाती है। तो बात कर रहे थे अपने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति दो प्रकार की, विज्ञान और कला। तो विज्ञान के अंतर्गत वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान की चर्चा की, और जबकि कला के अंतर्गत जो व्यक्ति विशेष की जो प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा के आधार पर इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करेंगे विषय सामग्री की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आप लोगों का दूसरा जो टॉपिक रहता है वो क्या रहता है? विषय सामग्री। अब विषय सामग्री के अंतर्गत जब अपने किसी विशेष का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार भोजन बनाते हैं और उस भोजन के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं, उन सामग्रियों के बारे में जो अपने चर्चा करते हैं या अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत आएगी? अपने विषय सामग्री। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, उस अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को सम्मिलित किया गया है और किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, इनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं विषय सामग्री के अंतर्गत धन का विज्ञान। कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, उस विषय सामग्री के अंतर्गत उसे एक विशेष टैग देते हुए, एक विशेष नाम देते हुए संबोधित किया है, जिसके अंतर्गत अपने बात करते हैं धन का विज्ञान। तो धन के विज्ञान की अगर अपने बात करें तो एडम स्मिथ, जिसको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, एक वाकर जो एक अर्थशास्त्री हैं, वो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं। यानी धन से संबंधित जितनी भी जो क्रियाएं होंगी, उनसे जुड़े हुए जितने भी जो कार्य होंगे, वो अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो दिया गया आप लोगों के भौतिक कल्याण का। अब धन का विज्ञान और भौतिक कल्याण में मुख्य अंतर की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल धन को प्रधानता दी गई है, जबकि भौतिक कल्याण के अंतर्गत धन को प्रधानता न देते हुए मनुष्य को प्रधानता दी गई है। क्योंकि धन केवल एक माध्यम, एक साधन है
जब तक उसके उपयोग या इसके इस्तेमाल के लिए व्यक्ति विशेष नहीं होगा तब तक वो किसी प्रकार की कोई आर्थिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति विशेष द्वारा कमाया गया धन उसके आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से जो उसको प्राप्त होता है उसका वो उपयोग अपने जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये बात कही गई है कि मनुष्य धन के लिए नहीं है, धन मनुष्य के लिए है। ये मनुष्य क्या है? धन के लिए नहीं है, लेकिन धन जो है वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। इसी प्रकार तीसरी जो चीज़ आपके दी गई है सीमित साधन संबंधित, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं और उन आर्थिक क्रियाओं का आधार धन होता है। तो व्यक्ति विशेष के पास जितने जो कार्य होते हैं उन कार्यों का एक निश्चित दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है, और उस निश्चित दायरे या क्षेत्र के कारण उसके जो इनकम ऑफ सोर्स है, उसके आय के जो स्रोत है वो निर्धारित होते हैं, और उन निर्धारित आय स्रोत के कारण आप लोगों के जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास साधन क्या होता है? सीमित होता है। उन सीमित साधनों का अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का समायोजन किस तरीके से किया जाएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? आप लोगों के अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आप लोगों के आगे का जो टॉपिक दिया गया है उसके अंतर्गत आप लोगों के कुछ मुख्य विभाग दिए गए हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र के अर्थ के अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनियोग, उपभोग, सार्वजनिक राजस्व, ये सभी जो चीज़ें वो किसके अंतर्गत आती हैं? अर्थशास्त्र के मुख्य जो विभाग जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद अपनी चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत अपनी समस्या को लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बोर्ड पे लिखा गया जो विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ताकि भविष्य के अंतर्गत आपको कभी किसी चीज़ के बारे में जब आपको कुछ पूछना हो तो आपके पास किसी ना किसी प्रकार की जानकारी पहले से उपलब्ध हो। ये जो चीज़ें हैं आप